माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किसी चैप्टर से संबंधित नहीं है, किसी पेपर से संबंधित नहीं है। वो आपको कुछ ऐसी बातों को मैं बताना चाह रही हूँ जो आपको ओवरऑल अपनी स्टडीज़ में हेल्प करेंगी, आने वाले लाइफ में आपके लिए एक मार्गदर्शक अवश्य साबित होंगी। और किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी लाइफ के लिए बनाएं, अपनी योजना ऐसी बनाएं कि जो आपका मुख्य उद्देश्य है। बीइंग अ स्टूडेंट, ऑब्वियस सी बात है, आपका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि एग्ज़ामिनेशन में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। तो रोज़ कोई ना कोई चैप्टर पेपर के बारे में आपको मैं बताती ही आई हूँ। उन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आपने अपनी पढ़ाई के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, आपका पढ़ने का मेथड क्या है, आपकी पढ़ाई के प्रति अप्रोच क्या है, आप क्या चाहते हैं। केवल किताबें पढ़ लेने से या एग्ज़ाम दे लेने से क्या आपका ऑब्जेक्टिव, क्या आपका उद्देश्य जो है वो पूरा हो रहा है, या आपका मुख्य उद्देश्य अपने आप को लाइफ में कहीं इस्टेब्लिश करना है। आपको अपने आप ये साबित करना है कि आई एम, मैं हूँ, मैंने ये किया है। और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के रूप में, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल के रूप में, एक सक्सेसफुल अपनी लाइफ को आप कह लीजिए उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं देना चाह रही हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। तो आप जैसा कि आजकल हम लोग सब देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में, डेली न्यूज़ चैनलों पर ये दिखाई देता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। ज़रा सी बातों पर पेरेंट्स ने डांट दिया, टीचर्स ने कुछ कह दिया, फ्रेंड्स के साथ कुछ हो गया, तो वो ऐसा स्टेप उठा लेते हैं अपनी लाइफ में जिसकी कि कल्पना करके भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी ही तो हमारे देश का आधार है। बच्चों, आप सब आने वाले भारत का भविष्य हैं। तो इसलिए आप लोगों को मजबूती से अपने आप को आगे आने वाले समय के लिए तैयार करना है। ये जो युवा पीढ़ी में हम समय समय पर देखते हैं, उनको ज़रा सी चीज़ों का स्ट्रेस हो जाता है। अगर कोई चीज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स से कही, पेरेंट्स ने उनको नहीं देने में सक्षम नहीं है, या देने में ये कहा कि हम कुछ समय बाद उसको पूरा करेंगे, ज़रा सी बात पे वो रूठ के घर से चले जाएंगे, आपस में कोई ऐसा एक्शन ले लेंगे। नहीं हो, अगर ऐसा हुआ तो डिप्रेशन में चले जाएंगे छोटी छोटी बातों पे। इवन बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी हैं जो सुनने में आता है कि उनके टीचर ने ऐसा कह दिया, उनके पेरेंट्स ने ऐसा कह दिया, तो उन्होंने ऐसा कर लिया। या छोटी छोटी बातों को लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है, लाइफ इतनी स्मूथली किसी की भी नहीं चलती है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें हमें न चाहते हुए भी बहुत टैक्टफुली फेस करना पड़ता है और उसका समाधान ढूंढना पड़ता है। ऐसे में हम जब तक अपने विचारों में दृढ़ नहीं होंगे और लाइफ के प्रति हमारा अपना नज़रिया सही नहीं होगा, तो हमारे लिए ये सब छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं एक समय बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। जब तक हम अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन स्थापित नहीं कर पाएंगे। आज की युवा पीढ़ी की ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ज़रा सी चीज़ों पर उनको एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वो बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगती हैं। ज़रा चीज़ों पे उनको नर्वसनेस होने लगती है। हम लोग तो डेली
जैसे इतने सालों से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मैंने ये देखा है एग्ज़ामिनेशन टाइम में कभी बच्चों को चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, छोटी-छोटी ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो उस समय उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे डेली बच्चे जो कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के टीचर्स के लिए घर में जब उनको खबर दी जाती है तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में, अपने टीचिंग प्रोफेशन में इतने सालों से ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे पेपर्स और लेक्चर्स और मतलब चैप्टर्स और सिलेबस, इन सब से हट के आप लोगों को आज मैं ये बताऊंगी कि आप अपने आप को कैसे, क्योंकि आप इस समय स्टूडेंट हैं, आपको अपनी लाइफ में कैसे उस प्लेटफॉर्म तक आप पहुंच सकती हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव है, या जो आपने सोचा है, या आप अपनी सक्सेस को कैसे अचीव करें, उसके छोटे छोटे टिप्स जो हैं मैं आपको देना चाहती हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ज़रूर उसको फॉलो करेंगे और अवश्य आपको उससे कुछ ना कुछ लाभ तो ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये बताना चाह रही हूँ कि आपके जीवन में, चाहे आपका यंगर लाइफ हो, मतलब जैसे भी, जो भी आप जिस भी लाइफ के स्टेज में हो, हर लाइफ के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, उनका ये उद्देश्य है, उनकी लाइफ का ये उद्देश्य है, वो डेली स्कूल जाएंगे, समय पे आके होमवर्क करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, ये सब उनकी लाइफ का सराउंडिंग्स, इसी के आसपास उनकी सारा दिनचर्या घूमती रहती है। उसके बाद वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, उनको लाइफ के प्रति सजग करना पड़ता है, उनको लाइफ की बहुत सारी छोटी छोटी बातों को के प्रति उनको अवेयर करना पड़ता है। तो जब जैसे थोड़े और बड़े क्लासेस में आते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमें कोई मुकाम हासिल करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए लाइफ में एक मैनेजमेंट या प्रबंधन, उचित प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी लाइफ की कोई भी स्टेज हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप हाउस होल्ड अफेयर से रिलेट करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपकी लाइफ में मैनेजमेंट या उचित प्रबंधन का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रबंधन जो है, इसको एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत विस्तृत शब्द है, इसको छोटी सी सीमा में लाना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर हम लाइफ मैनेजमेंट की बात करें तो लाइफ के अंतर्गत हमारा जो जीवन है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट, हमारे पास जो एक निर्धारित समय हर व्यक्ति के पास वही 24 घंटे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि उसी 24 घंटे में कुछ लोग तो बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग जो हैं बीच में रह जाते हैं और कुछ लोग बहुत नीचे रह जाते हैं। तो ये सब एक इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो उसके पास समय है उसका वो कैसे सदुपयोग कर रहा है, लाइफ की उसके प्रति क्या प्रायोरिटीज़ हैं, किन किन चीज़ों को उसे प्राथमिकता देनी है। और साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड, आपके रिसोर्सेज क्या है, आपको कितना फैसिलिटीज़ अवेल आप कर पाते हैं, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमारा जीवन जो है वो इन्हीं लिमिटेशंस के बीच, हमेशा जीवन में, ज़िंदगी में मनुष्य को सीमित साधनों के साथ, साधन चाहे फिज़िकल हों, चाहे मेंटल हों, आप कह लीजिए, चाहे आपके फाइनेंशियल हों, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो हमेशा आपके पास सीमित रहते हैं। तो इन सीमित साधनों से आप किस तरीके से बेस्ट आउटपुट अटेन कर पाते हैं, बेस्ट आउटपुट गेन कर पाती हैं, यही आपका कुशल प्रबंधन है। हम आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि पूरी लाइफ हमारे पास
हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेशंस में हम लोग रहती हैं, और इसी लिमिटेशन के बीच जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम किस तरीके से इसको बेस्ट यूटिलाइज करें, ये हमारा मैनेजमेंट है। तो रिसोर्सेज और मैनेजमेंट के बीच हम कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, ये आपको प्रूफ करना है। अपने आप को अपनी मदद स्वयं करनी है। आप अपनी मदद स्वयं कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो हमारी सामाजिक ढांचा है या सामाजिक व्यवस्था है उसमें आप कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारी मदद करेंगे। हमारी कोई भी समस्या होगी, छोटी बड़ी, सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। उसके बाद जब हम कॉलेज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो हम अपने टीचर्स से संपर्क स्थापित करते हैं। टीचर्स हमेशा केवल आपको लेक्चर पढ़ाई से संबंधित नहीं, आपका ये अनुभव रहा होगा कि अवश्य जब जब आपने अपनी कोई भी छोटी बड़ी किसी भी तरीके की कोई लिमिटेशन बताई हो या कोई समस्या आपने बताई हो, तो हर टीचर आपकी कोई समस्या को समाधान करने का वो प्रयास अपने भरसक ज़रूर करेगी। ऐसे ही धीरे धीरे जब लाइफ में आप प्रोफेशनल उसमें आएंगे, ऑफिस होगा, ऑफिस में आपके बॉस होंगे, जो एम्प्लॉयर होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, इन सब के बीच में आप किस तरीके से संबंध स्थापित करेंगे, ये तो आपको स्वयं करना है। कुछ तो देखिए जीवन में प्रत्येक व्यक्ति में अंतर होता है, चाहे वो रिसोर्सेज का हो, चाहे रिसोर्सेज भी बहुत तरीके से होती हैं, लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने जो हमें, प्रकृति ने आप कह सकते हैं, जो साधन दिए हैं, कुछ चीज़ें तो सबको कॉमन दी हैं। जैसे समय जो है हर व्यक्ति के पास उतना ही है। हर व्यक्ति के पास, मनुष्य ने 2 आँखें, आँख, नाक, कान, मतलब जो भी फिज़िकल है वो चीज़ें भगवान ने सबको समान रूप से दी हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मेंटल लेवल में चेंजेस, मेंटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। तो आप किस तरीके से इन सराउंडिंग्स में रहते हुए अपनी मदद स्वयं आपको करनी है। हेल्प आपकी सब लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी। तो इस समय एट प्रेजेंट हम जो मेन इस लेक्चर को आपको लेके बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप आगे, आपका पहला उद्देश्य या पहली प्रायोरिटी यही है कि हम अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, एग्ज़ाम अच्छे से दें, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे से अपने आप को ले आउट करें, अपनी सक्सेस को अचीव करें, जो भी हम बनना चाहते हैं उसको हम अटेन करें। तो सबसे पहले जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डेली हम आपको कोई ना कोई चैप्टर या कोई ना कोई पेपर्स पढ़ा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आप अच्छे से एग्ज़ाम में पास होइए। तो वो चैप्टर पढ़ाना दैट इज़ रिलेटेड टू द सिलेबस या कंटेंट ओनली। लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे ये समझ लीजिए सारी बातों का निचोड़ है कि किस तरीके से आप अपने आप को, क्योंकि आपका इस समय बेसिक उद्देश्य है एग्ज़ाम में सक्सेस को अचीव करना, तो आप एग्ज़ाम में सक्सेस को कैसे अचीव करेंगे, इसके संबंध में कुछ हम टिप्स आपको देना चाहते हैं। तो ये जो हमने अपना लेक्चर तैयार किया है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि एग्ज़ामिनेशन का पेपर देख के आप लोगों को जो नर्वसनेस होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, इनकन्वीनियंस फील करने लगते हैं। हमेशा हमने बच्चों को कहते सुना है, जब बाद में पूछो कैसा पेपर हुआ या कैसे नंबर आए, तो बच्चे यही कहते हैं, मैम हमने तो बहुत अच्छा किया था, एग्ज़ामिनर ने नंबर नहीं दिए। अरे भाई, एग्ज़ामिनर को आपसे कोई क्या, मतलब कोई पर्सनल कोई ग्रीवेंसेस तो है नहीं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप के लिखने में, आपके आंसर में, आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं तो कोई लूप होल है। तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन से संबंधित जो स्ट्रेस है वो कैसे कम किया जाए, इसके संबंध में कुछ मैं आपको आज अवश्य बताऊंगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। हमारा आपसे विशेष लगाव है और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अपने आप को प्लेस करेंगे। विद ऑल माई गुड विशेस टू यू, आप लोग आज ये देखिए कि मैं क्या आपको बताने जा रही हूँ। और ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ इन जनरल, ये केवल ग्रेजुएशन लेवल के लिए नहीं है।
जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हों, पीजी लेवल के हों, कोई प्रोफेशनल कोर्स के हों, किसी भी उसके हों, तो ये तो एग्ज़ाम हर लेवल पे आपको देना है। तो ओवरऑल एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो आपका ये जो आगे हम बताएंगे, दैट विल लीड टू यू कि आप किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस को कम करेंगे। हेल्प योरसेल्फ, अपने आप अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। तो सक्सेस, ऑब्वियस सी बात है, आप सक्सेस चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है। सक्सेस इज़ विद इन यू। आप यदि सक्सेस चाहते हैं वो आपके अंदर है, लेकिन बट हाउ, कैसे? यस, इट इज़ एंड इट कैन। आपको अवश्य सक्सेस मिलेगी। इट इज़ वेटिंग फॉर यू ओनली। सो प्लान, प्लान एंड प्लान टू कैच द सनशाइन। जो सूरज की किरण है, दैट रिलेट्स टू सक्सेस। इसको प्राप्त करने के लिए आप प्लानिंग करिए, प्लानिंग करिए, अगेन प्लानिंग करिए। देखिए आपकी प्लानिंग में क्या कमी है। टिल, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, अगर अभी तक आपने अपने आप को, इफ यू हैव नॉट असेस्ड योर सेल्फ टिल नाउ, दिस इज द राइट टाइम. Come forward. Your examination are ahead. There is never late. Wake up. To come up with the flying colors at an examination, here are some of the experience tips. Attempting the examination is an art, and this must be supplemented by the scientific techniques of well-devised preparation. जो हम प्रिपरेशन करें वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से या एक प्रॉपर मैनर में हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए. Examination are intended to measure how effectively you have studied a subject. So, the best way of preparing for examination is to develop systematic habit of study. There are some of the suggestions to my dearest student for the preparation. Whole concept of examination should be reviewed in the light of preparation for it. Therefore, it should be assessed in 3 parts. हम लोग जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, इसको हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए. आपकी जो तैयारी है एग्ज़ामिनेशन की, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए. फर्स्ट वन इज़ होल ईयर स्टडी. एक तो ये स्टडी होगी जो कि आप रेगुलर पूरे साल अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. फिर दूसरा होगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन और जस्ट बिफोर अ मंथ ऑफ एग्ज़ाम. जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है उसके लगभग कुछ दिन पहले से अबाउट 1 मंथ पहले आप किस तरीके से अपनी स्टडी को समराइज़ करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे वो. और लास्ट है अटेम्प्टिंग द एग्ज़ामिनेशन, जो आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल, एग्ज़ामिनेशन रूम, असेसमेंट रूम जिसे आप कहते हैं. तो आप देखिए, दैट मीन्स हमने पढ़ाई को आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो सबसे पहला पार्ट था होल ईयर स्टडी, जो आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं. यू शुड प्लान योर स्टडीज़ अकॉर्डिंगली. आप पूरे साल देखिए कब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है और रफली एग्ज़ामिनेशन किस मंथ में होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितने मंथ हैं स्टडी के लिए और आपका सिलेबस जो है उसमें कितने
चैप्टर्स हैं। थॉरो स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, जब आप ये सब चीज़ें देख के तभी आप उसकी थॉरो स्टडी कर सकते हैं। फ्रांसिस बेकन से इनका ये मानना है या कहना है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंसेस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। मतलब आपको रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है, और कॉन्फ्रेंसेस मतलब आपस में उस विषय पर चर्चा भी करनी है। Thus, a student should just study thorough the subject from A to Z, शुरू से लेके अंत तक, not only from the prescribed books but also from the allied books, उससे संबंधित जो अन्य किताबें हैं, class lectures, and it should be referred to previous knowledge of the concerned subject. The greater part of the study is best carried out in this lines. Group discussion stimulates interest, helps to clarify ideas, and teaches individual to cooperate. Next point, library reading. पुस्तकालय होते हैं, उसमें लाइब्रेरी रीडिंग की भी आपको आदत डालनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में तरह तरह के जर्नल्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, जो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अपडेट मिलेगा वो आपके पुस्तकालय से ही आपको प्राप्त होगा। दिस मस्ट बी इन योर रेगुलर रूटीन टू विजिट द टेम्पल ऑफ लर्निंग, दैट इज लाइब्रेरी या पुस्तकालय, एवरी डे एंड स्टडी देयर। आप एक अपना नियम बना लीजिए कि हमें रोज़ जब भी आप कॉलेज और जहाँ भी जाते हैं यूनिवर्सिटी, 1 घंटा हमें अपनी 1 घंटा 2 घंटा जैसा आपका अपनी रूटीन है या आप समय निकाल सकते हैं, आप वहाँ की लाइब्रेरी में अवश्य बैठेंगे। द डिफरेंट न्यूज़पेपर, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, ये सब आपको वहाँ लाइब्रेरी में मिलेंगी। इनसे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, करंट जो नॉलेज है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इन सब को आप अपनी मेन टेक्स्ट बुक के साथ भी इसको भी अवश्य देखेंगे और वहाँ बैठ के लाइब्रेरी नोट्स आप बनाएंगे। इंटरनेट आप आजकल तो बहुत सुविधाएं बढ़ गई हैं, ई लाइब्रेरी की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो इस माध्यम से भी आप अपने सब्जेक्ट मैटर को स्टडी कर सकते हैं। ई लर्निंग जिसे कहा जाता है, ई लर्निंग या ई कंटेंट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड बाय मेकिंग नोट्स। आपको ये चाहिए, जब आप चाहे इंटर में हो, हाई स्कूल में हो, इंटर में डिग्री में हो, आप अपनी एक ऐसी डायरी बना लीजिए कि जो जो छोटे छोटे कंसेप्ट आपके पास आते जा रहे हैं उनको आप उसमें राइट डाउन करते जाइए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इससे होगा क्या, जब आप एक अपनी डायरी बना लेंगे तो ये एक तरह से आपके शॉर्ट नोट फॉर्म में ये आपकी तैयारी होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा 3-4-5 साल बाद, जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करेंगे तो आपको उन सारी बुक्स को लेके दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरव्यू में कहाँ से क्या पूछा जाएगा आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे समय में ये जो आपकी 4-5 साल पुरानी बनाई हुई जो डायरी है ये आपको बहुत मदद करेगी। छोटे छोटे कंसेप्ट आप लिखते जाइए, देखिए आपके हर साल थोड़ी थोड़ी डायरी के पन्ने भरते जाएंगे। इट इज़ इनवैल्यूएबल फॉर रिवीजन एंड सब्सिक्वेंट रीलर्निंग। रिसर्च स्टडीज़ हैव concluded that note takers and makers do a lot better in test and examination, that
दोज हु डोंट। ये रिसर्च ने ये साबित कर दिया या देखा गया है कि जो बच्चे लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा करने में या ज़्यादा नंबर लाने में सक्षम होते हैं। While taking the lectures, notes must sure that you sit where you can see and hear the lecture without difficulty. जब क्लासरूम का लेक्चर चल रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि आप कहाँ पे बैठे हैं, जहाँ से आप टीचर के डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं या टीचर की जो वॉइस है, वॉइस क्लैरिटी आप तक पहुँच रही है और आपको लिखने में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। Further, you have to prepare independent detailed notes with the help of the class notes and library notes. Frequent tests and revision are also a part for winning the game. जो क्लास में टेस्ट होते रहती हैं, होमवर्क आपको दिया जाता है, ये आप समय समय पर इसको अवश्य करते रहिए। और हमने अक्सर देखा है क्लास में कि जब जब टेस्ट लिया जाए, पहले से अनाउंस कर दिया जाए तो बच्चे जो हैं उस दिन मास बंकिंग या मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो हैं वो क्लास में नहीं आते हैं। वो सोचते हैं कि हम क्यों टेस्ट दें, अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। नो, अननेसेसरी नहीं हो रहा है। ये जो आप स्टडी कर रहे हैं, ये शॉर्ट पीरियड की जो स्टडी है, ये लॉन्ग रन में जाके आपको पे करेगी। उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है कि क्लास में टेस्ट हो रहा है और हम बाहर कैफ़े में बैठ के मस्ती कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, आपस में चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन यू विल बी द लूज़र। आप उस समय आपको ज़रूर लगेगा कि अरे हमें बहुत मज़ा आ गया, हम तो देखो क्लास ने बंक कर लिया, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू विल बी द लूज़र। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा आप लोग। फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन, इंटरमीडिएट पीरियड्स ऑफ रिवीजन आर ऑल्सो डिज़ायरेबल। आपके जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, जो रेमेडियल क्लासेस होते हैं, आप लोग सोचते हैं अरे हम पढ़ तो चुके हैं, हम पढ़ लेंगे, किसी भी गाइड से उठाएंगे, उससे हम अपनी पढ़ाई कर लेंगे। तो ये नज़रिया आपका उचित नहीं है। द फाइनल रिवीजन प्रिसाइडिंग इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन शुड बी केयरफुली प्लान्ड टू अ टाइम टेबल टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश। क्लास के साथ ही साथ, कॉलेज के साथ ही साथ आपको अपना घर में भी एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है कि घर में आप अपने स्टडीज़ को किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से आप डेली किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम आप दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आपके सब्जेक्ट कैलकुलेटिव टाइप के हैं, टेक्निकल टाइप के हैं, या तो उनमें आपको डेली आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, सपोज़ मैथ्स है, केमिस्ट्री है या स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंट्स है, इस तरीके के जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए आप अलग से या ज़्यादा टाइम देने की आपको आवश्यकता है कि जितना आप डेली प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम में गेन कर पाएंगे और उतना ही आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्ज़ाम के समय सवाल देख के उतने लिमिटेड टाइम में आप देख के ही घबरा जाएंगे कि अरे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे, उल्टा सीधा आप उसको कर देंगे। तो कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस टाइप के जो विषय हैं उनमें आपकी डेली स्टडीज़, आप ऐसा टाइम टेबल घर में बनाइए कि आप अपनी डेली स्टडी करिए। Prepare your own guess with the help of the past papers. आप हमेशा चाहते हैं कि थोड़ा हमें कम पढ़ना पड़े, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लास्ट ईयर के, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, जहाँ भी हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़, तो उसके जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको आप ज़रूर देखिए। उनको देखने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर्स किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सैम्पल क्वेश्चंस कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, कौन से कंपलसरी एस्पेक्ट्स हैं जो कि हर साल पूछे ही जाते हैं, और हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे अवश्य एस्पेक्ट होते हैं जो कि आपको कंप्लीट स्टडी करना है। जब तक आप उनको कंप्लीटली स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको आगे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा।
क्यों, अगर चैप्टर आपका कंटिन्यूटी में है तो उसमें कोई आप गैस वर्क नहीं कर सकते हैं। वो चैप्टर आप जब तक उसको स्टेप बाय स्टेप आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आप लोग सोचेंगे अरे मैडम तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ये करो वो करो वो करो। नो, ऐसा नहीं है। हम आपके मन की बात करने जा रहे हैं कि इतना सब करने के बाद जब आपने घर में टाइम टेबल बना लिया, कॉलेज में आपने टाइम टेबल बना लिया, लाइब्रेरी भी आप हो आए, तो गिव सम टाइम टू योरसेल्फ। अपने लिए भी कुछ समय दीजिए, अपने लेजर के लिए, अपनी हॉबी के लिए, जो भी आपकी रिक्रिएशन का मेथड है। आप खेलते हैं, कूदते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, चैट करते हैं, व्हाटएवर, गाने सुनते हैं, जो भी आप करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसको भी आप डेली अपने पार्ट वाला अपने डेली रूटीन में अवश्य शामिल करिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि लगातार 1 घंटे ये करिए, दूसरे घंटे ये करिए, तीसरे घंटे ये करिए। आप अपने, वही बात शुरू में मैंने भी कही थी कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले देखिए कि आपने कितना समय किस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में रखा है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इतना जब आप कर लेंगे, पूरे साल आपने जब इस तरीके से अपने आप को रूटीन में रखा है, तो आई सपोज बाय दिस टाइम योर एग्जामिनेशन स्कीम माइट बी क्लियर्ड। आप हर साल पूरे साल जब आपने पढ़ाई इस तरह से आप करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम अब तो आने ही वाले हैं, एग्ज़ाम की स्कीम आउट हो गई है, एग्ज़ाम हमें देने ही देने हैं। वो समय आया जब आपको एग्ज़ाम देना है। दैट मीन्स जो हमारा सेकंड पॉइंट था, सेकंड फ्रेज था आपकी प्लानिंग का। Thus, the second phase you are going to face is, as mentioned earlier, is pre-examination study, जो कि एग्ज़ाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले जो स्टडी आप करते हैं, दैट इज़ प्री-एग्ज़ामिनेशन स्टडी। आपने साल भर कितनी ही पढ़ाई क्यों ना करी हो, कितनी ही पढ़ाई क्यों ना करी हो, अगर प्री एग्ज़ामिनेशन स्टडी आपने नहीं करी तो लास्ट मोमेंट पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली हम लोग के देखने में ये भी आया है कि अक्सर बच्चे कहते रहते हैं साल भर, अरे अभी तो बहुत समय है, अभी तो 8 महीने हैं एग्ज़ाम के, अभी से क्या करेंगे पढ़ के, अभी से पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे। और जब एग्ज़ामिनेशन का समय आता है तो उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, वो एकदम से घबरा जाते हैं, अरे अब एकदम से लास्ट मोमेंट पे ये पढ़ें ये छोड़ें ये पढ़ें, क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है और वो लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। सो प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लानिंग विद योर टाइम मैनेजमेंट। ये मेरी बहुत आपसे पर्सनल एडवाइस है, गुजारिश है। नेक्स्ट, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन और जस्ट बिफोर अ मंथ ऑफ एग्ज़ाम की जब स्कीम निकल आई लगभग 1 महीने पहले, आपको क्या करना है? प्रिपरेशन बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंजाइटी प्रायर टू एग्जामिनेशन इज़ ऑब्वियस या डिज़ायर। थोड़ा सा जब जिस दिन एग्ज़ाम की स्कीम निकलती है तो बच्चों में एंजाइटी होना तो स्वाभाविक होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, anything. You should avoid stress. ऐसे समय में आपकी अपने प्रति क्या ड्यूटी बनती है कि आप एंजाइटी को, स्ट्रेस को अवॉइड करिए। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को फेस करिए जो आपके सामने आने वाली है। किस बात की एंजाइटी? आपने तो पूरे साल पढ़ाई करी है। तो अवॉइड एंजाइटी या स्ट्रेस। सो लीव टाइम फॉर रिक्रिएशन एंड डिस्कस योर वर्क विद अदर्स एंड ट्राई टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम की स्कीम देखते ही आपके हाथ पैर जो हैं वो ठंडे होने लगें। देयर इज़ अ वर्ड कॉल एग्जामिनेशन फीवर। आपने ये वर्ड बच्चों ने बहुत सुना होगा, बहुत आप लोगों से ही रिलेटेड है।
examination fever. This is nothing but anxiety you have overcome with. Get ready in the night with the material you need in the examination room like pen, ink, watch, roll number, आपका identity card, any such type of papers, etc. You may be allowed to take in the examination room. ये आप एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लीजिए. Not for the last moment. You should have adequate time to reach the examination center. आप जब घर से निकलें एग्ज़ाम देने के लिए, आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए. डेली आप जाते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि यदि हमें 40 मिनट लगता है अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए, तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम है इसलिए आप सेफ्टी मेजर्स की तरह को ध्यान में रखते हुए कम से कम 1 घंटा पहले तो अवश्य घर से निकलिए. ये मार्जिन रखते हुए कि कहीं अगर आप साइकिल से जा रही हैं, साइकिल पंचर हो जाए, स्कूटी से जा रही हैं, स्कूटर में पड़े, वो वॉटेवर, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी इशू हो या सड़क पे आपको जाम मिले, इन सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आप घर से डेली के हिसाब से कम 20 मिनट पहले निकलिए ताकि समय से आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुंच जाएंगे. If you have not done the journey before, have a trial run before the examination. कभी कभी ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे दूसरे शहरों में जाते हैं जहाँ पर कि उनको रास्तों का अंदाज़ नहीं होता है, कन्वेंस का अंदाज़ नहीं होता है. तो ऐसी स्थिति में मेरे ये एडवाइस है उन बच्चों के लिए कि वो लोग सेंटर पे एक दिन पहले जाके देख लें कि उस पर्टिकुलर डेट पर आने में उनको कितना समय लगने की संभावना है, क्योंकि नए शहर में कभी कभी इस तरह की समस्याएं बच्चों के सामने आ जाती हैं और अल्टीमेटली उनका एग्ज़ाम छूट जाता है या फिर वो देर से एग्ज़ाम में पहुंचते हैं तो पेपर कुछ परसेंटेज पेपर का छूट जाता है. अ कैंडिडेट अराइविंग इन अ फ्रस्ट्रेटेड स्टेट because of misjudgment of bus service or even because he was lost in not improving his chances. कभी कभी बस छूट जाती है, कोई भी रीज़न हो सकता है. आप अगर अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो आपकी कन्वेंस में रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. तो इन सब को देखते हुए आपको डे टू डे ये सब चीज़ें अपने ध्यान में अवश्य रखनी है. ये संभावनाएं जो कि घटित हो सकती हैं, किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं, तो इनका मार्जिन रख के आपको अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक पहुंचना है और समय से पहले पहुंचना है, 10 मिनट 15 मिनट, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन कर सकें. आप वहाँ बैठ के विचार कर सकें, 2 मिनट 1 मिनट शांति से बैठें ताकि हड़बड़ाहट आपके अंदर की जो है, एंजाइटी जो है, वो समाप्त हो जाए और आप अपनी डेस्क या बेंच जहाँ भी आपको बैठना है, आप समय से अपने क्लासरूम में पहुँच सकें. नाउ मेन एस्पेक्ट अब आ रहा है, आप अब एग्ज़ामिनेशन रूम में आ चुके हैं. थर्ड एरिया है आपका अटेम्प्टिंग एग्ज़ामिनेशन. अब देखिए, आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में भी अपने मैनेजमेंट को, प्रबंधन को दिखाना कितना आवश्यक है. प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ की हर स्टेज पे दिखानी है, थ्रू आउट दिखानी है, तभी आप सक्सेस गेन कर पाएंगे. तो थर्ड हमारा फ्रेज है अटेम्प्टिंग एग्जामिनेशन. दिस इज़ द मोस्ट वाइटल स्टेज जिसके लिए आपने पूरे साल तैयारी करी है. टेक अ लिटिल टाइम टू कंसीडर द पेपर एज अ होल बिफोर मेकिंग योर प्लान्स टू बिगिन. The following points should be kept in mind. आपको सबसे पहले पेपर, जब भी घंटी बजती है पेपर दिया जाएगा, उस पेपर को देखने से पहले प्रॉपरली, थॉरोली आप उस पेपर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार थॉरोली उसकी रीडिंग करेंगे. समझने का प्रयास करिए
कि उसमें आपको कितने कंपलसरी क्वेश्चन हैं, कितने आपके ऑब्जेक्टिव हैं, कितने डिटेल क्वेश्चन हैं, कितने शॉर्ट नोट्स हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करनी है, ओवरऑल कितने क्वेश्चंस हैं और कितने आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला ये है पॉइंट, रीडिंग ऑफ पेपर थॉरली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारा ये एक्सपीरियंस है, हम लोग ने ये देखा है कि अक्सर बच्चे जो हैं पेपर को पूरा ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और कभी कभी वो सारे क्वेश्चंस भी कर जाते हैं। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें चॉइस है कि आपको 6 या 8 क्वेश्चन करने हैं, बिना क्वेश्चन का ऊपर का स्टार्टिंग नोट पढ़े वो पूरे पूरे क्वेश्चन कर जाएंगे, या कभी टाइम का नहीं ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन उनको आ रहा है उसी को लिखते जा रहे लिखते, नतीजा ये होता है कि एंड में उनके क्वेश्चन जो हैं वो छूट जाते हैं। तो ये सब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो रीडिंग ऑफ पेपर थॉरली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर जब आपने पेपर पढ़ लिया, आपने देख लिया कि आपको क्या करना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है, जैसे कि आजकल का ट्रेंड चला है जिसमें आपको क्यूएमआर शीट पर भरनी है, उसमें भी बच्चे अक्सर गलत तरीके से गोले लगाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिना कुछ गलती किए आप सबसे पहले जो आपके क्लास में मैडम है, सर हैं, जो भी हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको रोल नंबर लिखना है, किस तरीके से आपको आंसर शीट भरनी है। क्योंकि ये कभी कभी आप अपना रोल नंबर ही गलत लिख देते हैं, तो ये गलती आप जो ऐसी करेंगे तो आपका पूरा असेसमेंट ही एग्ज़ाम का जो है वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पेपर की रीडिंग कर रहे हैं, फिर टेक द क्वेश्चंस यू नो द बेस्ट। अगर उसमें चॉइस है तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस पे टिक करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपको करना है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन करना है और पहले 3 आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो उन पे टिक करिए और नेक्स्ट टिक जो है आप नेक्स्ट पे लगाइए। फिर टाइम मैनेजमेंट देखिए, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू द क्वेश्चन कैरिंग हायर मार्क्स। जिन क्वेश्चन की जितनी मार्किंग है, आंसर जितने क्वेश्चन का है, क्वेश्चन जितने नंबर का है, उतना समय आपको देना ज़रूरी है। मान लीजिए शॉर्ट नोट्स है तो उस हिसाब से उसमें समय दीजिए, डिटेल क्वेश्चन है तो वो कितने मार्क्स का है, ये चीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो गिव एक्स्ट्रा टाइम टू द क्वेश्चंस कैरिंग हाई मार्क्स, नेवर लीव एनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड। 5 good answers, whatever required, may be worth more than your excellent answers. A couple of minutes be kept reserved for revision. This will remove your mistake of spellings, punctuations, grammar, and leftover, if any. नाउ नेक्स्ट, फ्यू गोल्डन रूल्स टू बी केप्ट इन माइंड्स। देखिए नाम से ही है गोल्डन, ऐसे क्या है गोल्डन रूल्स, ये अब इसमें आपको देखना है। ऑलवेज लुक फॉर द की वर्ड्स ऑफ ईच क्वेश्चन, सच एज, जो क्वेश्चन में होता है, डिस्कस, समराइज, कंपेयर, आउटलाइन, and make sure that you know what the word's meaning is. The meaning of some of these are as. कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ हमें लिखनी है, या इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। डिस्कशन है, समराइज है, कंपेयर करना है, आउटलाइन करना है, इन सब में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कुछ मेन वर्ड्स हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में आता है कंपेयर, तुलना करना, कंपेयर करने का मतलब होगा सिमिलैरिटीज़ विद डिफरेंस बिटवीन। जिन भी दो चीज़ों के बीच में आपको कंपेयर करना है तो उनकी आप पहले समानता वाले जो पॉइंट्स हैं उनको बताएंगे और फिर उनके बीच में क्या डिफरेंस है उस आधार पे उनकी व्याख्या करेंगे। दूसरा है कंट्रास्ट, CONTRAST, कंट्रास्ट।
set in a position in order to bring out difference. Set in a position in order to bring out differences. फिर एक वर्ड आता है criticize. Give your judgment about the merits of theories or opinions or about the truth of facts and back your judgment by a discussion of the evidence. आपको क्रिटिसाइज के साथ साथ अपना जजमेंट भी देना है कि इस विषय के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं. नेक्स्ट, डिफाइन. प्रिसाइज मीनिंग और फ्रेज. डिफाइन मीन्स उसकी डेफिनेशन या उसका प्रिसाइज मीनिंग. फिर डिस्क्राइब. डिस्क्राइब आपको करना है एक्सप्लेनेशन बाय आर्गुमेंट्स. डिबेट, गिविंग रीजंस प्रो और कॉन, पक्ष में और विपक्ष में. फिर है इवैल्यूएट, एन अप्रेजल और योर पर्सनल ओपिनियन. अप्रेजल मीन्स evaluate means an appraisal or your personal opinion regarding whatever is asked. Explain, to make plan, to interrupt and to account for. फिर illustrate, explanation with diagram or figure. Explanation with diagram or figure. Interpretate, make clear the point, giving your own judgment also. Justify, adequate justification or conclusion. Outline, give the main feature or general principle of the subject, omitting minor details and emphasizing structure and arrangement. Relate, to narrate, show how things are connected to each other and to what extent they are alike. Review, critical survey of the subject. Review means critical survey of the subject. फिर है summarize, concise account of the main points, omitting details and examples. Concise account of the main points, omitting detail and examples. Trace, history of topic from some point of origin. ट्रेस मतलब शुरू से, हिस्टोरिकल रिव्यू. तो ये देखिए बहुत छोटे 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 मतलब वर्ड्स हैं जो अक्सर क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते. क्वेश्चन इन्हीं से स्टार्ट या मतलब बीच में पूछा जाता है तो बच्चे और अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें हम क्या लिखें. उनको समझ में नहीं आता. कंपेयर है, कंट्रास्ट है, क्रिटिसाइज है, जस्टिफाइड है, इलस्ट्रेट है. तो ये ध्यान रखते हुए थोड़ा सा मैंने ये प्रिपेयर किया है कि आप लोग यदि ये पूछा जाता है तो आपके को इससे क्या समझना है या क्या इसमें लिखना है. सेकेंड पॉइंट है इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो डिटेल क्वेश्चंस होते हैं और डिटेल क्वेश्चंस मेक एन आउटलाइंस ऑफ द मेन पॉइंट यू इंटेंड टू इंक्लूड इन ईच आंसर. विदाउट एन आउटलाइन यू आर लाइकली टू राइट ऑफ द पॉइंट्स. सबसे पहले अगर डिटेल क्वेश्चंस है तो आप एक इसकी थोड़ी सी शॉर्ट पॉइंट्स बना लीजिए कि इन पॉइंट्स के अंदर हमें इसको सम अप करना है. नेक्स्ट, गिव ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड नथिंग एक्स्ट्रा. जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दीजिए, उतना ही आंसर दीजिए क्योंकि आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं और समय की सीमा आपके पास सीमित है. आंसर ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. देखिए हमने बताया था शुरू में कि बच्चे कभी कभी बिना पढ़े ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे जाते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज गिव few minutes to the revision of your answer sheet
and check the following points. Check the following point. जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप देखिए, go through each answer and check whether they are marked with correct answer number. ये बहुत ज़रूरी है कि आपने आंसर लिखा है, साथ ही साथ उस पर वही आंसर क्वेश्चन नंबर डाला है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में है. मोस्टली कभी कभी बच्चे अपने हिसाब से आंसर लिखने लगते हैं. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का वो आंसर दे रहे हैं, लेकिन अपनी आंसर शीट में क्योंकि वो पहले पे दे रहे हैं तो वो आंसर नंबर 1 डाल देंगे. अब एग्जामिनर इसको आंसर नंबर 1 के हिसाब, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हिसाब से अगर चेक करता है तो रेलेवेंट मैटर फाउंड नहीं होगा, और इसमें काफ़ी हद तक स्टूडेंट आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं. तो क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर शुड बी सेम. आप अपने हिसाब से आंसर नंबर जनरेट नहीं करेंगे. लीव अ लाइन आफ्टर एवरी आंसर. चेक योर रोल नंबर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर आंसर शीट. रिमेंबर वेदर यू हैव साइंड योर अटेंडेंस शीट. नेवर गिव योर आंसर शीट बिफोर टाइम. आपके पास समय है, आप बार बार रिवाइज करिए. हो सकता है कुछ छूट गया हो सकता है कुछ आप और लिखना चाह रहे हों, या कहीं पर कोई मिस्टेक है उसको आप बार बार गो थ्रू अपने आंसर शीट के करिए. कहीं ना कहीं आपको अवश्य उससे लाभ मिलेगा. और लास्ट पॉइंट, रेस्ट अ व्हाइल एंड वेट फॉर योर विनिंग कॉल. आप अवश्य आपको सक्सेस मिलेगी यदि आप इन सब मेरी ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं आप यदि इनको फॉलो करेंगे. क्योंकि मैंने देखा है बच्चों के संपर्क में बहुत लंबे समय तक मेरा रहना हुआ है, और बच्चे स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं, ये सब हम लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में. तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी गलती अब आप लोग ना करें, और भविष्य में आप आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव हो, जो आपने सोचा हो, वो आप उसको अवश्य अचीव करेंगे. विद ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर द अपकमिंग फ्यूचर. मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं. आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सक्सेस मिले आपको जहाँ भी आप रहें. Thank you so much.